नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में आज का टक्कर एडिशन में पब्लिक डिबेट का दिन है, लेकिन आज पब्लिक डिबेट का विषय है मोदी। आखिरकार नरेंद्र मोदी इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं भारत के इतिहास में। यह बहुत बड़ी बात है। इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, आज हम इसको समझेंगे जनता जनार्दन के साथ इस बड़ी पब्लिक डिबेट में। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बेहद खास, बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। जून 2026 आज से ठीक 5 दिन बाद भारत का लोकतंत्र एक नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। और ये इतिहास बनने जा रहा है आजादी के 78 साल बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज होगा सबसे अधिक वक्त तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड। 10 जून को बतौर प्रधानमंत्री मोदी का 4399 दिन होगा और इसके साथ पिछले 74 साल से चल रहे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज आंकड़ों के टूट जाने का ये दिन है? क्या ये महज प्रधानमंत्री से अधिक दिन तक कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड है, या इसके मायने कुछ और हैं? भारत माता को एक ऐसा लाल मिला है जो भारत माता का पूरा जो तस्वीर है उसको बदलने का काम किया है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। पिछले 78 साल में देश और दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हालात बदल गए हैं, चुनौतियां बदल गई हैं, साथ ही बदल चुका है उससे निपटने के तौर तरीके। जब जवाहरलाल नेहरू ने देश का नेतृत्व संभाला तब भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। आज ये संख्या 146 करोड़ से ज्यादा है। पहले आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक दल मैदान में थे, जबकि 2024 के चुनाव में 744 दलों ने हिस्सा लिया। तब मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के आसपास थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी में बदल चुकी है और आज लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। यही नहीं, इतने साल में राजनीति का मिजाज भी पूरी तरह से बदल चुका है और इस मिजाज का मुकाबला करने का मोदी का ये 13वां साल है, जो विपक्षी भविष्यवाणियों के बीच निरंतर जारी है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। 10 जून 2026 की ये तारीख वाकई में एक आंकड़े के टूटने का दिन नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़े वैचारिक और रणनीतिक बदलाव का भी साक्षी बनने जा रहा है। क्योंकि मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल में भारत ने जो हासिल किया वो कभी भी सोच के दायरे के परे है। ये वो 12 साल हैं जिसमें भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। ये वो 12 साल हैं जिसमें भारत के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। ये 12 साल भारत में तकनीक और विज्ञान की श्रेष्ठता साबित करने वाले हैं। साथ ही 370 जैसे फैसले इन 12 सालों को सर्वश्रेष्ठ इच्छा शक्ति वाला साल भी बनाते हैं। कुल मिलाकर 10 जून की तारीख महज तारीख नहीं, एक मील का पत्थर है जिसे कामयाबी के साथ हासिल करना अब शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो, जबकि मोदी अब भी उस पथ पर अविरल चलते जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका आज की चर्चा के अंदर। सही, सबसे पहले बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के मुकाबले विपक्ष में कौन है? क्या पीएम मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि असम से लेकर ओडिशा तक, ओडिशा से लेकर बंगाल तक बीजेपी की सरकार है? गिरेगी मोदी सरकार, राहुल की भविष्यवाणी होगी साकार, या फिर हमेशा की तरह यह निकलेगा फुस्सी बॉम्ब? उसके अलावा चौथा बड़ा एजेंडा आज का यह है, क्या इंडिया अलायंस एकजुट रह पाएगा आने वाले दिनों के अंदर? यह चौथा बड़ा एजेंडा है।
चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता, नेता, कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सतीश के सिंह मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक आनंद रंगनाथन। यानी लेफ्ट और राइट में दोनों दिग्गज हैं, तो यानी 3 नेता बनाम 2 राजनीतिक विश्लेषक। और जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये तथ्य पूर्णता सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी छलांग लगा ली है और बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? साहब, इन 12 वर्षों में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए, और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। बदलाव अगर आप उसको पूरी तरह देखें, धारा 370 खत्म हुई वो तो छोड़िए। जब 2014 में आए तब रामलला टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे। अब रामलला दिव्य मंदिर में आसीन हैं और माफिया लुटे पुटे दीनहीन हैं जी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और तब से आज तक पूरे दुनिया में भारत की छवि में ये और एक और बदलाव आया। राहुल गांधी जी चॉकलेटी जुआ नेता से अधेड़ दाढ़ी वाले मतलब वो सद्दाम हुसैन टाइप दाढ़ी वाले नेता में बदल गए। यूपीए उठा, खत्म हो गया, इंडी आया, खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। जी। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, यानी 44, 52 और 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी। अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल आपसे आज बनता है, 25 साल से नरेंद्र मोदी, 25 से भी ज्यादा साल से नरेंद्र मोदी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पहले गुजरात के, अब देश के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी रणनीति नहीं बदली? आप तब भी एक तरह से जिस रणनीति पे काम कर रहे थे, आज भी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त का तकाजा है, अपनी नीति रणनीति बदलनी पड़ेगी मोदी के खिलाफ? हाँ, पहले तो आपने जो बात रखी है, शुभकामना मोदी जी को कि वो 12 साल पूरा करने जा रहे हैं। उतना साल पूरा करने जा रहे हैं, तकरीबन उतने ही साल पंडित नेहरू देश की स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए जेलों के सलाखों में रहे, अंग्रेजों से लड़ने के कारण, और देश की स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। तो मुझे लगता है जितने दिन की प्रधानमंत्री पद की अभी मोदी जी की उम्र हुई है प्रधानमंत्री पद की, उतना ही तकरीबन जो है वो जेल में रह करके देश की आज़ादी के लिए देशभक्ति दिखाया। जब नेहरू जी को मिली थी ये देश का सत्ता 1947 में, इंडिया जीडीपी कितना था? केवल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और जब 2014 में मोदी जी को हमने दिया था, छोड़ा था, तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने इनको दी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब उस समय हमारी थी, जब हम देश स्वतंत्र हुआ था, तो मात्र जो है 32% थी। और जब मोदी जी को 2014 में मिली थी तो 68 वर्ष की थी। लिटरेसी रेट उस समय मात्र 12% थी, और जब मोदी जी को हमने छोड़ा तो 74% हमने दिया। इसके अलावा नेहरू जी ने IIT, एम्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, बनाया, उसको बना करके दिखाया भारत को और देश को। जिस IIT और एम्स की परीक्षा नहीं ये सरकार करा पा रही है शुद्ध से, बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, परीक्षा भी नहीं करा पाई। और देखिए कैसे 50 लाख तक तकरीबन CBSE और नीट के विद्यार्थियों की हालत देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। शायद आप भी रिपोर्ट कभी कभी कर देते होंगे, करते हैं ना कभी कभी, उस पर तो डिबेट किया होगा नीट वाले पर। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का हाल देखिए आप। अब
इसरो बनाया, आईआईटी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर के, और 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दी थी, उसका नतीजा है कि देश की बुनियाद हम लोगों ने मजबूत की और देश की सार्वजनिक संपत्ति, जो जनता की संपत्ति पैदा करने का काम भेल सेल किया, उसको ये सरकार एक ही काम की 14 के बाद से 12 वर्षों में सबको बेचने का काम की। ऐसे मोदी जी को मैं भी थैंक यू कहता हूं कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इकोनॉमिक त्रासदी लाई, और देख रहे हैं पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल 100 पार कराया। इसके लिए थैंक यू। 3 मिनट हो गए आपको अपनी बात रखते हुए। आपने बोला श्वेत क्रांति लेके आए, हरित क्रांति लेके आए और सारी क्रांतियां लेके आए। एक और क्रांति नेहरू जी लेके आए, पारिवारिक क्रांति। पारिवारिक क्रांति में लेकर आए नेहरू जी, और नेहरू जी पारिवारिक क्रांति लेके आए, इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, सब आए, पारिवारिक क्रांति भी आई। लेकिन 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 क्या आपको लगता है, जो बात एज ए पत्रकार किया है, 10 सेकंड आप हाँ बिल्कुल, पारिवारिक क्रांति चश्मा निकालिए, नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए ना। लाल बहादुर शास्त्री से इंदिरा जी चुनाव जब नहीं रहे, उसके बाद में चुनाव हुआ कांग्रेस में, और चुनाव सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा जी जीत के आई। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला तो जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। इजाजत दीजिए ना अजय जी, इजाजत दीजिए। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अब मैं पत्रकारिता का धर्म पूरा निभाता हूं। इंदिरा एक सेकंड, मैं बिल्कुल बोला, इन्होंने बोला, सही कहा इन्होंने, डॉक्टर उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रातों रात राजीव गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, हमने देखा। और राजीव गांधी जब दोबारा चुन के आए तो सहानुभूति की लहर में चुन के आए। उसके बाद अब मैं आता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, वो सोनिया गांधी जी की अनुकंपा पर बने, पार्टी चाहती थी सोनिया गांधी बने, लेकिन वो उनकी अनुकंपा पर बने। और एक और बात, पंडित नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने? किसी कांग्रेस ने नहीं चुना था पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू को कांग्रेस ने नहीं चुना था, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन महात्मा गांधी की अनुकंपा पे बने पंडित नेहरू। ये हार्ड फैक्ट है। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं कोट करता हूं आचार्य कृपलानी की किताब, अरे इंडिया फ्रीडम पर है उनकी किताब, और बहुत फेमस किताब है। उस किताब के 217 पेज पर आप उठा के देखिए, कोई चुनाव प्रधानमंत्री के पद की नहीं थी, कार्यकारिणी जो है हमारी CWC कौन लीड करेगा चुनाव थी, और उस समय सबसे बड़ा नेता गांधी थे। अब आप ये बोल के फंस गए, गांधी ने जिनको चुना, सुधांशु जी अब आपकी बात है। सुनिए, आचार्य कृपलानी की किताब का नाम था माई डेज विद गांधी, और वो हुआ ये कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कहा गया कि अब नया अध्यक्ष चुन लीजिए, जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। अब इनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। नेहरू जी जेल में रहे, जलवाए जलाल से रहे, अहमदनगर फोर्ट में रहे, जहां पर कि खाना बनाने के लिए खानसामा भी था, प्रेस करने के लिए धोबी भी था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट भी था, और तो और वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए भी था। ये सब लिखा हुआ है, और जेल में रहते हुए कितनी सारी किताबें लिख डाली उन्होंने, बड़े से बड़े वो हो गए, और जेल में रहते हुए भी बड़े जलवाए जलाल के साथ अंग्रेज अफसरों के साथ मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता था। ऐसी जेल भगवान सभी को नसीब करे तो समझ में आए। दूसरी बात, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने, जिसका इन्होंने उल्लेख किया। और कृपलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब कॉपियां खोली गई, मतलब वो सारे राज्यों का, तो 16 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को, और शेष सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू को। और ये मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम के आखिरी के 40 पेजों में भी लिखा हुआ है। ये दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में भी लिखा है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, कृपलानी ने खुद लिखा कि मैंने गांधी जी की तरफ देखा, फिर मैंने कहा कि मैं अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं और मैं अपना वोट नेहरू जी को ट्रांसफर करता हूं। भाई साहब, कोई चुनाव लड़ते समय अपना कैंडिडेचर वापस ले ले, वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर मैंने पट्टाभी रमैया की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैं भी वापस लेता हूं। फिर सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल कुछ नहीं बोले। फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, सरदार पटेल ने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा बापू मैं भी अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं। तो भारत के इतिहास में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। और जब 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने तो तब से अंत क्या हुआ,
तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा था और बलूचिस्तान भी हिस्सा था। और उस समय हमारा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ओमान तक कवर होता था। और उसके बाद जब नेहरू जी संभाले, उनके दौर में क्या हुआ, आधा पंजाब गया, आधा कश्मीर गया, आधा बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। और एक और बात बता दूं, आप लोगों में शायद नहीं पता होगा, एक फैक्ट बता रहे हैं, जब सन 47 में देश आजाद हुआ तो चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी है। इसके बावजूद हम 62 में चीन के साथ जो स्थिति हुई, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने 19 नवंबर 1962 को लिख के भेजा है कैनेडी को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि आप आइए, हमें बॉम्बर्स भेजिए, अपना स्क्वाड्रन भेजिए, अपना टेक्नीशियन भेजिए, अपने रडार मैन भेजिए और हमारी एयरफोर्स की कमांड लीजिए। यह कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है। और नेहरू जी के सगे भतीजे बीके नेहरू, जो उस समय अमेरिका में राजदूत थे, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है, मेरा सर शर्म से झुक गया और मैं अपने को रोने से नहीं रोक पाया। वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए थे। लेकिन एक मेरा बिल्कुल आपको भी मौका दे रहा हूं मेरा आपसे प्रश्न है। हम आज के दौर में आ जाते हैं और आज के दौर में आना इसलिए जरूरी है। मैं मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग देख रहा था और मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर की अप्रूवल रेटिंग में पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी 2021 में 70%, 22 में 71%, 23 में 76%, 25 में 75%, 24 में 78% और 26 में आज की जो हालिया का मई की रेटिंग है उसमें 70%। ग्लोबल रेटिंग्स में भी प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 70% और उससे अब अभी आते रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं तभी तो चुनाव जीत रहे हैं? और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो 1 साल में निपट जाएंगे। हो गया, अब अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, बाद में बेशक काट लीजिए। भाई साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें रखी हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है, ज्ञान बहुत है इनको। सारा इतिहास इन्होंने कांग्रेस का, देश का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों का इतिहास बताया, अपना इतिहास नहीं बताया इन्होंने कि वो कहाँ था। बताइए। 31 बरस के लगभग उस समय वाजपेयी जी थे। मैं तो इनके इन नेताओं की बात करता हूँ। कहीं जेल सुना कि कभी वो जेल गए होंगे? इनके जो सावरकर साहब थे, वो उस समय जब स्वतंत्रता की बात आई, 10 से लेकर के जो भी रहे वो जेल में, उसके बाद जब जेल से बाहर आए, लगातार जो है वो अंग्रेजों के साथ सहयोग करते रहे। हिंदू महासभा जिसके साथ थे, इनका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो विचार आज है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों के साथ थे। और देश के बंटवारे में भी यदि किसी का सबसे अहम रोल था तो जितना रोल जिन्ना का था उतना ही इस देश का जो है, ये इस तरह के विचार के लोग थे जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का काम किया, अंग्रेजों के साथ सहयोग किया, अंग्रेज भी उसमें रोल में थे। अब मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, वर्तमान में चर्चा किया है इन्होंने, इनकी बात में जरूर कर लूं। आपने जो अभी चर्चा की कि ग्लोबल रेटिंग की बात कर रहे हैं मोदी जी का, मॉर्निंग कंसल्ट की जो ग्लोबल रेटिंग है अमेरिका ऑपरेट करता है। छोड़िए ना जी, मंगल ग्रह पर भी अभी यदि आप करवाइएगा ना सर्वे, तो वहां भी मोदी जी आएंगे। सबसे विश्व की बड़ी पार्टी है। आप कहां चक्कर में है, कहां चक्कर में है? कोई नहीं है टक्कर में भाई मोदी जी के। मोदी जी का अब जाइए ना, अभी इटली में, अभी रोम में करा लीजिए मेलोडी पर, अब देखिएगा कितना प्यारा उनका रेटिंग है। मोदी नेता हैं, इतने बड़े नेता। भाई मैं प्रशंसा कर रहा हूं, तब बोला ये चाय वाला जाकर चाय बेचे, वो चाय बेचकर वो चाय बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया। यही आपका थॉट प्रोसेस है। मोदी का मजाक उड़ाते आपको लग रहा है? मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आप जो है हर बात को मजाक ले लेते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूं मोदी जी वाकई वैश्विक स्तर के सबसे बड़े नेता हैं। अभी देखिए ट्रंप से भी बड़े नेता हैं। अलग बात है, ट्रंप जब रोकता है कि कैरियर खराब कर दूंगा हूं तो मुंह चुप हो जाता है उनका। वो नेतान्याहू से भी बड़े नेता आज के डेट में हैं। जाते हैं तो देखिए उनको कैसा वो मिलता है, पीठ थपथपाते हैं, मेडल मिलता है। लेकिन होता क्या है देश का, देश की स्थिति क्या है, डिप्लोमेसी देश की? वो कहता है 500 बिलियन का ट्रेड डील करेंगे, होता है। आप देखिए आज के अखबार की खबर है, मैं पुराना नहीं लाया हूं, आप चाहे तो आप दिखा सकते हैं और ऑन रिकॉर्ड में दिखा रहा हूं, आपके दर्शक देखेंगे कि क्या हाल है। आज का अखबार है, ये 15 लाख करोड़ का झूठा जो है मामला चल रहा है और इसमें LIC का 11% पैसा लगवाया है। कहीं ना कहीं तो सरकार लगवाई है और उसके कारण जो है कल LIC के लोगों का पैसा डाउन हुआ है। इस पर कौन देखेगा, कार्रवाई करेगा? एक और इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, ये भी आज ही का है, ये भी आज ही का है। ये देख लीजिए, बिग टेक गिव्स साउथ कोरिया ताइवान एज ओवर इंडिया। भारत से ज्यादा जो है उन दोनों देशों को मिल रहा है तवज्जो। तो भारत कितना मजबूत हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। मोदी जी तो मेलोडी खिला ही रहे हैं। ओके, क्या आपको लगता है कि मोदी का मजाक उड़ाने से
नहीं नहीं एकदम आज एक लाइन एक दो फैक्ट बोल देता हूं फिर बाकी इन्होंने कहा भाई हमारे से पहले भैया आपके पूर्वज कौन थे, कहां से बनी थी कांग्रेस, संस्थापक कौन था, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, और इनके पहले जरा 15-20 साल के अध्यक्षों के सही जर्मनी का कहां बात थी? अरे ये तो और सुनो भाई, अभी और कान खोल, आरएसएस जर्मनी से बनी थी। ये तो भाई अद्भुत ज्ञान देते हैं। डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार ने बनाई थी। क्या बात करने लगते हैं? डॉक्टर बल्लीराम हेडगेवार ने बनाई थी आरएसएस। इटली और जर्मनी ये बताओ, हिटलर पावर में आया 1933, आरएसएस बनी 1925। गजब ज्ञान देता है भाई आदमी, गजब ज्ञान देते हैं। 1933 में हिटलर पावर में आया और असली में पावर। नहीं चलो हो गया। अब अपने रिटर्न एक सवाल केवल एक सवाल, केवल एक मैंने सवाल आपके में नहीं बोला। कृपया एक सवाल अच्छा सुनाओ भैया। ये काली टोपी आरएसएस वाले पहनते हैं, क्या ये इंडियन टोपी है? ये जो परिणाम करते हैं क्या इंडियन परिणाम है? ये इटली का परिणाम नहीं है? ये इटली का क्यों दुनिया को बेवकूफ बना? अरे भैया इटली वाले तो इधर खड़े हैं। ये परिणाम इटली का परिणाम, वाह भारतीय भैया। परिणाम तो ये है, भारतीय परिणाम तो ये है। अच्छा सुनिए और भाई साहब, जरा ये वाला प्रणाम बताओ ये वाला प्रणाम नहीं क्या है? ये वाला भी हमारे पड़ोसी है, वो भी पड़ोसी है, नहीं ये वाला तो हमारा है, वो भी पड़ोसी है, वो आपको जब मिलेंगे, देखिए मैंने समझा, वो जब इनको मिलेंगे तो ऐसे वाला प्रणाम करेंगे, लेकिन जब अपने ध्वज को प्रणाम करते हैं तो ऐसे वाला प्रणाम करते हैं। वो ध्वज प्रणाम होता है, ध्वज प्रणाम होता है, वो अपने झंडे को प्रणाम करते हैं। पैंट क्या भारतीय पहना हुआ है? अब तो फुल हाफ पैंट क्या भारतीय पहना हुआ? हमारा तो धोती है, हमारा पहना हुआ। वैसे अब कोई बोले आपका जो लाल रंग है वो लेफ्ट वाला लाल रंग है इनके पास, ये लाल रंग लेफ्ट सब का है। विदेशी। अब बोलिए, अब वो लेफ्ट वाला लाल रंग है तो क्या? ये क्रांति का रंग है। क्रांति का रंग तो भगवा था भाई। ना क्रांति का रंग तो भगवा था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। भगवा अध्यात्म का रंग है। फांसी पे डोला तो यही गाना बोला। भगत सिंह ओके, पहनते थे, भगत सिंह भगवा चोला डालता था, नहीं, भगवा चोला ये नहीं था। था, अब सुनिए, सैफरन भगवा। अमीश ये लोग डिस्टर्ब करने लगे। मैं कहना चाहता हूं पहले 15-20 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड रोल, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल। और 1910 में जिस साल सावरकर को 2 जन का कारावास दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न था, जो सेक्रेटरी ब्रिटिश सरकार का और लेबर का एमपी था। गजब की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों के सांसद और सेक्रेटरी के कदमों तले बैठे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। अब सर अपने टर्न पे बोलिए, आप सुनिए उसी कांग्रेस में हेडगेवार साहब थे जो आरएसएस का स्थापना अरे भाई सुनिए, और मैं एक और बात कहता हूं, 1931 में गांधी इम्पैक्ट हुआ और 1931 के बाद 1947 तक 16 साल में विद द एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन बताओ। 1943-44 में जिस संग से वो अकाल पड़ा और करोड़ों लोग मर गए, एक कांग्रेस आंदोलन क्या होगा बताओ। अब देखिए शो को शुरू में मेरे 20 मिनट हो गए हैं, मुझे बाकी में मानो बता रहे हैं। ऑडियो आनंद अगर था, मैं आज के युग में आता हूं, क्या आपको लगता है मोदी का मजाक उड़ाकर, मोदी को नीचे दिखाकर विपक्ष क्या कवर अप कर सकता है, क्या मोदी को हरा सकता है? क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। ओडिशा, बंगाल, इसके अलावा दिल्ली में 27 साल बाद सरकार, कहीं ना कहीं कुछ तो करा होगा मोदी ने। पॉलिटिकल दल के जो होते हैं वो तो 3-3 घंटे तक बोल सकते हैं, और जिस तरह से इन्होंने शुरू किया, मैं एक्चुअली इनसे शुरू करता हूं, क्योंकि अजय जी ने कहा ना, अब आप मेरी बात सर, आप ये 20 मिनट साफ तो करिए सर प्लीज। 20 मिनट बोले हैं, वो एक्चुअल वाले। अब अगर 20 सेकंड भी ना बोलने दे तो भाई अब फिर ये समझ के, अब वही है, ये मुझे अभी डिबेट के अलग मिले थे, कह रहे घर पे मुझे बीवी बोलने नहीं देती है तो यहाँ बोलूंगा। क्या सुन ली। अब ये देखिए, अब ये आप ज्यादा पीड़ित लग रहे हैं इससे। मैं तो बचा हुआ हूं क्योंकि एक ही शादी हुई है। तो सुनिए, अरे सभी की एक ही हुई है भाई, यहाँ पर कोई दो वाला नहीं है। अच्छा देखिए, ये इनका इशारा अजय जी का देखिए कहाँ पे था। कह रहे हैं कि नेहरू जी, इन्होंने शुरू कैसे किया, 12-12 साल तक जेल में रहे, फिर उन्होंने कहा वाजपेयी जी एक बार भी जेल नहीं गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ब्रिटिश इंडिया में जो लीडर जेल नहीं गया, आप उसको अजय जी क्या कहेंगे? जो अंग्रेजों के साथ हाँ देश विरोधी था और जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था सड़कों पर, वो देशभक्त था, बात खत्म। देशभक्त वो था जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। ओके, आनंद अब बताइए, जो पूर्वज नहीं थे, अब सुनिए, पूर्वजवाद जो है अंग्रेजों के साथ। अच्छा ठीक है, जवाब अंग्रेजों के साथ दोनों में अंतर है ये है ना। अब ये देखिए, वाइस रॉय के कैबिनेट में कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, आजकर जेल नहीं गए। अगर हिम्मत है और नाम आपका वही है जो आपका नाम नेम प्लेट पे है, बता दीजिए कि अंबेडकर इज अ ट्रेटर। हिम्मत है बोलने की?
बताइए, सुनिए ना, कभी जेल गए अम्बेडकर जी? कहा कि जो देश के हाँ। हित में लड़ रहा था, जो अंग्रेजों के साथ था, विरुद्ध लड़ रहा था। वाइस रॉय की कैबिनेट में कौन थे? अरे, थे कि नहीं वाइस रॉय अम्बेडकर? के कांग्रेस प्रवक्ता आप क्या बताइए, थे? उस समय तो बोलिए, मुस्लिम लीग तो के बोल साथ दीजिए। इनके नेता वहां पे सरकार चला रहे थे। अम्बेडकर की बात करिए तो श्यामा ऐसे इधर प्रसाद अब मुखर्जी अमीर चला जी रहे मुझे थे। आप चाहिए। बोलिए मुस्लिम मैं लीग डबल के माइंड साथ लेके आ रहा हूं किया। आपके पास, नहीं बोलिए नहीं, ये गलत बोल रहे हैं ना। बोलिए, अम्बेडकर बोलिए, आप को देखिए। गाली ओके, दे ओके, रहे हैं। शांति, शांति, अम्बेडकर को गाली देने की लोगों की आदत हो गई है। बात हमारी मोदी जी की और नेहरू जी की हो रही है, क्योंकि नहीं, अब मेरा सवाल जो था उस वो क्या मोदी का मजाक उड़ा के ऑपोजिशन बड़ा हो जाएगा, स्पेशली कांग्रेस? पहली बात तो आप कह रहे हैं ना मोदी सबसे आगे है, सबसे आगे मोदी नहीं है, सबसे आगे राहुल है। उनके पीछे कोई नहीं है, वो अलग बात है। जो भाग रहा होता है वो सबसे आगे होता है। ये मोदी को जितनी भी गाली दें, इनको ये चीज समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी का बस एक ही वो रह गया है मकसद कि ऐसे जीरो चेक कर लो सर, अभी 99 हार चुके हैं इलेक्शन, अभी आ जाएंगे 6 महीने में। लेकिन बात हो रही है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की टर्म की। तो उसमें मैं एक डायलॉग आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी, फिल्म मेरे नाम पे आनंद, उसमें क्या कहता है, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अब मोदी जी आगे 5 साल रहें, 10 साल रहें, कितने भी रहें, उन्होंने उस पीरियड में किया क्या वो हम देख रहे हैं एज कंपेयर टू, वो भी भले आप कंपेयर ना करें नेहरू जी ने क्या किया। मैं उस पर हिस्ट्री में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर हमारी इतनी बदतर हालत है तो उसमें मैं आधा ब्लेम जो है नेहरू जी को देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि जब देश इंडिपेंडेंट होता है, एक्साइटमेंट होती है, देश को आगे ले जाना है, देश की जो पॉलिसीज होती हैं वो अगले 100 साल तक तय करती हैं देश कहां तक जाएगा। हमने चुना ही कम्युनिज्म को चुना, हमने चुना कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म को चुना। नेहरू ने खुद कहा आई हेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। अगर हम फॉरेन पॉलिसी में आए, हमें सोवियत यूनियन ने, हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे रहे हैं, नेहरू ने क्या कहा, नहीं पहले चाइना को दो, मुझे मत दो। ये नेहरू के खुद लेटर्स में है। उसके बाद आप हर चीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अब वो तो व्हाट्सएप है। पढ़ दूंगा। अब मेरे पास वन लाइन ऑन दिस। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अजय जी की तरह कि सर हम अनपढ़ हैं, हम ये आपको लेकिन गाली जरूर देंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो देने दीजिए, उसमें बात नहीं है। अब मैं मोदी पे आता हूं। ओके ओके अब मैं मोदी प्रोफेसर का ओके, व्हाई मोदी इज मोदी? कब ओके, एक पेपर बताइए जो नेहरू को कहा दिया गया होगा कि यूनाइटेड मैं नेहरू का ही कोट करने का टाइम देंगे अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आप कोट करिएगा। लेकिन सतीश के सिंह के बाद आता हूं मैं। सतीश जी उसके बाद माफी मंगवाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई कम बैक टू यू प्रोफेसर रंगनाथन, आई कम बैक टू यू। मैं आपके बाद बताऊंगा, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आज के राजनीति में, पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर है? क्या आपको लगता है कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता? और जिस तरह से पीएम मोदी का बढ़ता कद है, उसके सामने विपक्ष में कौन है? क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस भी एकजुट नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का कद बहुत बड़ा है और उनको राजनीतिक रूप से चुनौती भी शायद संभव न हो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 12वें साल में, और निर्बाध रूप से आप बोलने दीजिए कि 12वें साल में मोदी जी की सरकार 12 तरफ से कॉकरोच से घिर गई है, 12 तरफ से तिलचट्टे लग गए हैं। सरकार वो होती है जिसको सरोकार हो। अभी आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि उस समय नेहरू जी ने फलाना चुन लिया, कम्युनिस्ट चुन लिया, चुना तो सोशलिस्ट था प्रोफेसर साहब, लेकिन अगर वो, अरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके मेरा नाम ले रहे हैं ना, है ना, तो आप तो मत लीजिए नाम, राहुल गांधी का लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, बोलिए बोलिए, मैं कोट करूं, बोलिए, बुलवाइए उनसे, आपका चांस है, बोलिए। देखिए सरकार वो, सर आई विल प्रोटेक्ट यू, मेक योर पॉइंट। सुनिए सर आई कम बैक टू यू रुक ही नहीं सकते, बोलने के अलावा इनको कोई काम नहीं आता है, समझे ना। देखिए आज हम 12 तरफ से सेंटेंस राहुल गांधी में ज्यादा फिट बैठता है जी, हाँ बैठता होगा, लेकिन सबके साथ वही है, सबके साथ बैठता है, ये आप जान रखिए। ये कहे कि कैपिटलिज्म चुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे भाई, हम तो सुपर कैपिटलिज्म चुने हुए हैं, लेकिन 85 करोड़ जनता को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, मैं इसको अनर्थ व्यवस्था कहता हूं। ये बेरोजगार व्यवस्था है। आज जो बेरोजगारी की पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसी हालत है, बेरोजगारी की इमरजेंसी जैसी हालत।
नई टेक्नोलॉजी आप एक करेंगे, आपको सब कोट करके देंगे। आप लोग का इलाज है मेरे पास। सुनिए, एक मिनट का टाइम है। अरे नए ये लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक यहाँ पर डेटा देता हूं। नए टेक्नोलॉजी में दुनिया में क्या है? एआई है, सेमीकंडक्टर है, भाई टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आदि रेयर अर्थ का भी एक उसमें एलिमेंट आता है। 135 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके आनंद रंगनाथ। लड़ाई के बाद देश की स्थिति थोड़ी डगमगा जाए तो इतनी खुशी तो पाकिस्तानियों को भी नहीं होती जितनी इनको हो रही है? रीजन नहीं बताएंगे कि डॉलर के प्रति इंडिया का रेट क्यों ऐसे कम हो रहा है? रीजन अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अरे क्यों रोना चाहते हैं आप यहाँ पर? आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? होना आ रहा है कि ऐसे लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क हो कईयों को रोना आ रहा है भाई। बेड़ा गर्क बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कईयों को रोना आ रहा है। ओके सतीश जी अब आप शांत होइए। आप प्रोफेसर है और क्या? बोलने दीजिए सुधांशु जी, सर टाइम लिमिट को फॉलो करिए। आनंद रंगनाथ 30 सेकंड बोलने दीजिए, तकलीफ हो रही है। राजकुमार भाटी एंड सुधांशु जी। अब आपने कहा था कि कोट करेंगे, अब मैं कोट कर रहा हूं। अब आप आके देख सकते हैं ये, हाँ बोलिए है ना? लेटर्स फॉर अ नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर्स, ये उनका कोट है। Suggestions have been made by the United States that India should take China's place in the Security Council. We cannot, of course, accept it as it means falling out with China, and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. Unquote. अब माफी मांगिए। जहां पे आते चले आते हैं झूठ बोलने के लिए। इतना झूठ तो राहुल गांधी ने भी नहीं बोला। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। एआई जनरेटेड आप लेकर राहुल गांधी है एआई जनरेटेड। आईटी सेल के आप मुखौटे में पल रहे हैं। बताइए कहाँ है, किसके अभी पास? चेक करना कहाँ है भाई? वो कह रहे हैं लेटर कहाँ अवेलेबल है? ये लेटर डेट बताइए आप, और इसके लिए आप ध्यान रखिए। ये इस पर मतलब इतना झूठ तो राहुल गांधी भी नहीं बोलता। पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना झूठ तो राहुल गांधी जनरेटेड राज्यसभा मेंबर बनाने वाला कह रहा है, इतना झूठ कोई बोलता है, लाओ इंडक्ट करो उसको। अरे भाई आप प्रोफेसर मतलब हैं, कैसे ऐसे बोल सकते हैं? कौन सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर हैं? मानते हैं कि फैमिली अरे वो कह रहे हैं आप प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट में? लेकिन आपको तो इनको समझ में ये स्पेल नहीं कर सब्जेक्ट में है, ये बताइए ना। राजकुमार भाटी को लेके आता हूं मैं। सीज़फायर के साथ राजकुमार भाटी को चर्चा में लेके आता हूं, फिर जनता के सवाल होंगे। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है ये जो गिरेगी मोदी सरकार या राहुल की भविष्यवाणी साकार होगी, या फिर यहां पर भी इंतजार रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी भविष्यवाणी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और मोदी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, दलिया जितना बिखर चुका, मुझे थोड़ा समय देना। आप काफ़ी राय तो बिखर चुका है चौराहे पे। देखिए, सरकार तो सबकी बदलती है, कोई सरकार हमेशा नहीं रहती। तो ये तो सोचना ही बेकार है कि सरकार नहीं बदली जाएगी, वो तो बदली जाएगी। अभी मैं आनंद जी की बात से ही शुरू करना चाहता हूं कि बाबू मोशाया, ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी जो अच्छी होनी चाहिए। तो जब नेहरू जी की और मोदी जी की तुलना करें तो ये ना देखें कि कार्यकाल किसका कितना रहा, ये देखें कि काम किसने बेहतर किया। हमारे भगत सिंह देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, और वो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हुए हैं, उनका हर भारतीय इज्जत करता है। हमारे सावरकर जी अंग्रेजों से माफ़ी मांग के 83 साल तक जिए, तो क्या सार्थक जिंदगी रही? 83 साल भी जी लिए तो क्या जी लिए? नेहरू जी ने जब देश संभाला था, पहला बजट हमें पता कितने का था? मात्र 197 करोड़। पता भारत की साक्षरता दर क्या थी? पुरुषों की 25%, महिलाओं की 7%। ऐसे खराब हालत में जब बड़े बड़े विश्व के राजनीतिक विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये भारत केवल 10 साल टिक पाएगा और ये भारत टूट जाएगा, ऐसे बुरे समय में नेहरू ने इस देश को संभाला, और उन्होंने इतने कम बजट में, इतने कम संसाधनों में क्या किया? भारत को आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, भारत को एम्स जैसा संस्थान दिया, बेल दिया, भेल दिया, निर्गुट सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब उसको विद्वता का प्रचारक है। और उनकी विशाल हृदयता यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। जो इलाहाबाद का आनंद भवन था वो देश को दे दिया, और खुद सरकारी भवन में रहने लगे। तो नेहरू का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनकी देशभक्ति ये थी कि वो 11 साल देश जेलों में रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। तो नेहरू जी की विशाल हृदयता ये थी, और नेहरू जी की योग्यता ये थी। चलिए, नेहरू जी तो बहुत बड़े थे। आज के युग में मोदी जी के मुकाबले विपक्ष का कौन सा नेता है? अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? जी,
अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? दोनों ही या बेहतर ममता हैं, या ममता दोनों- दीदी पर आपका दाव है? दोनों ही बेहतर है, दोनों एक दूसरे से बेहतर हैं, दोनों ही एक दूसरे से अच्छे हैं। नहीं, एक चूज करना है ना। हाँ, दोनों नेता मिलकर तो एक ही हो सकता है। अब मोदी है तो मोदी नेता है नहीं, ना, नेता अमित शाह सामूहिक- नेता नहीं है ना। सामूहिक नेतृत्व भी होता है। सामूहिक नेतृत्व सामूहिक होता है। नेतृत्व जैसे भी होता है। देवेगौड़ा जी के समय था, जैसे इंद्र कुमार गुजराल जी के समय था, सामूहिक नेतृत्व। हाँ, सामूहिक नेतृत्व था, बिल्कुल था। अब जो हमारे सुधांशु जी देखिए गिनवा रहे थे। एक जगह क्या बंगाल में क्या आ रहा है, ममता दीदी की तो पार्टी टूट रही सुधांशु है। जी ने कुछ उपलब्धियां भी गिनवाई, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में, डिजिटल में। आप मुझे ये बता दें, हमारा कौन सा मोबाइल है जो देश में बन रहा है? हम जापान के और उसके आईफोन तक भारत में बन रहा है। गजब है यार। कोरिया के मोबाइल बना रहे हैं, जापान के कोरिया के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं हम, अमेरिका के, चाइना के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं। हमारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? बात सही है। क्या व्हाट्सएप हमने बनाया है? क्या फेसबुक हमने बनाई है? क्या एक्स हमने बनाया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म तो हम केवल कुछ भी बोलते हम ये कह सकते हैं, यूपीआई वीजा को छोड़कर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन आप तो ऐसे बीच में बोलते नहीं हैं। नहीं, आपको 3 मिनट हो गए। आप तो बीच में आपको 3 मिनट हो गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? आपको मैंने बताया आपको 3 मिनट हो गए, 30 सेकंड बोलने फिर आप बोलिएगा। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? फेसबुक हमारी है, इंडिया की है, एक्स इंडिया का है, व्हाट्सएप इंडिया का है। यहूदियों बताओ का है। बताओ सब बताओ यहूदियों बताओ। का है। नहीं, किसी का भी हो, यहूदियों का हमारा है। तो नहीं है। यहूदियों का क्यों है। नहीं है? मैं बताऊं क्यों नहीं है? ये सवाल पूछकर कारण अरे नेहरू जी ने नहीं बनाया इसलिए ये नहीं हुआ। एक सेकंड राजकुमार कारण भाटी, बताना आपने चाहते बड़ा हैं, अच्छा क्यों नहीं सवाल है? पूछा। आप- आपने बोला क्या एक्स हमारा है? एक्स देखो कि पहले ट्विटर होता था, क्या फेसबुक हमारा है? क्या व्हाट्सएप नहीं है। हमारा है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल हुए हैं। फेसबुक कब से है, एक्स कब से है और व्हाट्सएप कब से है? यानी आप अपनी सरकार नहीं, में मैं जो पूछूं, सरकार मैं अजय पूछूं। उपाध्याय अरे की मैं थी, पूछूं। उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने क्या करा। यूट्यूब कब से है, यूट्यूब कब से है? और एक इंटरेस्टिंग बात, राजकुमार भाटी ने बातों बातों में बोला जिस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे, आपने उसी सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया। आपने इनकी उपलब्धियों के मतलब खोखलेपन पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। यूपीआई है इनकी क्या उपलब्धि। दूसरों की उपलब्धियों को अपनी मत गिनवाइए। ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, मैं ऑडियंस से सवाल लेता हूं। सवाल ओके, आप एक अपनी बात रखिएगा। आपको क्या मेरा सवाल ये है कि इतनी देर से यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा युवा है वहाँ पर इतने एग्जाम लीक हो रहे हैं। सीबीएसई का एग्जाम देख लीजिए सर, आप सीयूईटी का एग्जाम देख लीजिए, अभी नीट का एग्जाम लीक हुआ है। और सर एसएससी में भर्तियां कई महीनों बाद आती है। सर ऐसे कैसे चलेगा? हमारी युवाओं की कब बात होगी? ये युवाओं की बात कब होगी? देखिए- एक तरह से ये भी एक बड़ा मैसेज है आपके लिए कि सत्ता के गुमान में गवर्नेंस को मत छोड़िए, क्योंकि मोदी जब 12 साल पहले आए थे तो उन्होंने बोला था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या आपको लगता नहीं है उस पर सवाल उठ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कुछ घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस विषय पर सरकार न सिर्फ सतर्क है, सजग है, बल्कि संवेदनशील भी है। कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से भी उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। पेपर लीक ये होता है, पेपर यहां से छपा, सेंटर में गया, बीच में लीक हो गया। इस बार ऐसी स्थिति हुई कि पेपर सेटर्स ने पेपर लीक कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि अगर जज जिसको जजमेंट देना है तब तक जजमेंट गुप्त रहता है और वही लीक कर दे, तो ये एक अलग विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। मगर उससे भी कैसे निपटा जाएगा, अब उसके बारे में भी विचार हो रहा है। ओके, पॉइंट आपका सवल क्या है और किसका सवाल है? मैं हाथ खड़ा करिए। स्क्रीन पे प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 4 प्रधानमंत्रियों का पिक्चर दिख रहा है, जिन्होंने कुल मिला के 293 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र देश को ये शोभा देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं? जवाब सुधांशु त्रिवेदी। सोनिया गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? 4 से 14 वो प्रधानमंत्री नहीं रही। भाई सुनो, असली नेता कौन था? सुप्रीम लीडर। अब सुनो असली तो अब भी मोहन जवाब सुनिए, दीजिए ना, सवाल आया। ओके, सवाल आया। अब भाई साहब अब कान खोल के सुनो, अब बताता हूँ। सुनिए मनमोहन सिंह, अब सुनिए अभी क्या तरीका है हर बात पे एकदम से चिल्लाने लगते हैं। ओके, 20 सेकंड। मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन में अपने मुंह से बोलते हैं कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। सोनिया गांधी वहां अवेलेबल थी, उनकी उपस्थिति में मंच पे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं जी। प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। और इन्होंने कहा कि जो मैं यहां हूं तो मैडम की वजह से हूं। फ्लोर द हाउस से बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है। क्या बात सवाल बोल लेते हैं। रहे हो? ओके, मानता थे। सर आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेके आ रहे हैं, फिर भी इतने रेप्स आ चुके हैं, सॉरी, तो इतने रेप्स हो रहे हैं, नेता के किसी भी बेटियों का आज तक रेप नहीं हुआ है। ये सवाल क्या, पर रेप किसी का भी हो बुरा है? आप कुछ नहीं, एक सेकेंड, आई थिंक ओके, आपका क्या सवाल है?
नहीं पर अब वो सवाल है, नेताओं की बेटियों का रेप नहीं हो रहा। आई थिंक वन शुड नॉट। कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता, उनकी बेटी नेहा हीरामत का चाकुओं से गोद दिया गया और उसके बाद इनका गृह मंत्री कहता है अरे नहीं वो तो बच्चों की आपस की लड़ाई थी इसलिए कर दिया गया क्योंकि चाकू मारने वाला एक विशेष वोट बैंक का था। मुसलमान। ओके ठीक है ओके भंडारी के बारे में आपने बोला। ओके अभी राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठे थे, अभी ऑटो ड्राइवर्स लंच कर रहे थे दिल्ली में, कभी सीबीएसई वालों के साथ बैठते हैं, कभी जो पेपर सवाल क्या है? उनके साथ। तो सर भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं मतलब ऐसी लीडरशिप आती जो साथ में मतलब बातों बच्चों को सुने उन्हें। पर राहुल जी चुनाव का जीत पा रहे हैं? ओके जी सवाल ये है सर, ओके सुधांशु सर से मैं पूछना चाहता हूं कि संवेदना तो हम हर समस्या पे आके व्यक्त कर देते हैं, इसका स्थायी निदान हम कब ढूंढ पाएंगे कि जो छात्रों के साथ लगातार जो अन्याय हो रहा है पढ़ने लिखने वालों के साथ, वो कब तक होगा? एक मिनट, हमारे कवि की पंक्तियां हैं कि वो कहीं प्रधानमंत्री जी के लिए सार्थक ना हो जाएं कि क्या कहा काम कर रहे हो तुम, मुल्क बदनाम कर रहे हो तुम। तो ये उनसे प्रार्थना नहीं है। सर जनता के सवाल सुन रहे हैं आप, क्या आ रहे हैं आनंद रंगनाथन? क्या ये बदलती हुई हवा है? क्या ये बदलती हुई दिशा है? मैंने इसीलिए कहा इस बार ऐसी विचित्र स्थिति हुई है कि पेपर सेटर ने खुद पेपर लीक कर दिया है, जो अपने आप में बहुत ही विचित्र स्थिति थी। और जहां तक मुल्क को बदनाम करने की बात है, देश को पता है कौन मुल्क को बदनाम कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर में एक बड़ी खबर के साथ वापस आएंगे। लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? नहीं, ये कन्विक्टेड करप्ट है। करने वाले में नहीं, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हम डरने वाले नहीं, सुन लीजिए, लालू जी करप्ट है कि नहीं? लालू ही करप्ट नहीं है, लालू करप्ट है, सजा याफ्ता है, वो कोर्ट ने उनको सजा दी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, डीएमके की नाराजगी पर उद्धव ठाकरे गुट ने बोला है कि इंडिया अलायंस एक रहेगा। डीएमके थोड़ा नाराज है, उन्हें हम मना लेंगे, लेकिन डीएमके ने तय करा है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं बैठेगी, कांग्रेस से अलग बैठेगी। यानी जिस तरह का धोखा कांग्रेस ने डीएमके को दिया है तमिलनाडु में, आजकल हम सुनते हैं सिचुएशनशिप बड़ी यंगस्टर्स पे चलती है। एक तो कांग्रेस और डीएमके की रिलेशनशिप थी, लेकिन वो सिचुएशनशिप में एक रात में क्यों बदल गई, वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। आनंद रंगनाथन, इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। मोदी को घेरने से पहले विपक्ष को तो एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप प्लीज अमीश ये बात समझिए कि अगर ये देश डेवलप हो सकता है तो वो सिर्फ हमारी कॉमन सिटीजन्स की बदौलत हो सकता है। हमें ही ऑपोजिशन बनना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऑपोजिशन का रोल अदा कर ही नहीं रही हैं। उनमें वो सारी कमी, क्योंकि वो भी उतनी ही करप्ट कॉकरोच के भरोसे, वो भी उतनी ही करप्ट है जितने की बीजेपी और मोदी करप्ट है। ये एक सच बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी ने एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बिल्कुल ठीक कहा। ये कोई भी कॉन्शियस इंडियन होगा उसके दिमाग में ये सवाल हमेशा आएगा कि भाई मणिपुर में जब से प्रॉब्लम हुई, मोदी जी पूरे देश पे हर जगह घूमे, पूरे दुनिया में हर जगह घूमे, 2 साल तक मणिपुर क्यों नहीं गए? ये किसी ने उनसे पूछा क्यों नहीं पूछा? और अब बीच में डिस्टर्ब मत करिए, यू डोंट रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल। आप ये डबल स्टैंडर्ड्स लेके, और मैं आपको बिल्कुल सुनिए एक मिनट, जस्ट अ प्रोफेसर में इतनी ताकत होती है कि आपका वो हिला दे, समझ रहे हैं? जो आप जनता सबको सिंहासन, अरे प्लीज जनता को अपनी रोटियां सेकिए, मेरा निवेदन है रोटियां सेकिए। फेमस सतीश जी, आपने तो एक चर्चा में कह दिया था ये गोटियां सेकते हैं, अब ये सब रोटियां सेकना होता है, गोटियां नहीं। ओके, और क्या रोटियां ही सेक रहे हैं? रोटियां ही सेक रहे हैं, रोटियां ना? हाँ, गोटियां तो नहीं ना? नहीं रोटियां। और आपके हिसाब से दोनों हो सकता है सेक रहे हो? बोटियां सेक रहे हैं। देखिए, तमिलियन हूं, माफ कीजिएगा, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। सिंहासन, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? सिंहासन तैयार हो जाओ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन हिलाने की बात कर रहा था। जो कांग्रेस ने पत्रकार बिठाए हुए हैं ना,
जो कि हमेशा हर सवाल पूछते हैं मोदी से, बीजेपी सरकार से, लेकिन उनका दोगलापन सामने कब आता मैं बताता हूं। इनकी हिम्मत नहीं होगी कहने की कि राहुल गांधी करप्ट है। बोल दो अगर हिम्मत है तो बोलो, मैं एग्जांपल देता हूं। मुझे आप बोल रहे हो, बोलो, मुझे बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना राहुल गांधी करप्ट है? करिए ना, बता। राहुल गांधी करप्ट है कि नहीं? अरे हाँ है ना का जवाब है यार। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कापो मत, सिर्फ सिंहासन हिला रहा हूं, सिर्फ सिंहासन हिलाऊंगा, कापो मत। सुनिए ना भाई, अब मैं एग्जांपल, आप बोल लिया, बहुत बोल बीमारी है, बहुत बोल लिया, आपको बोलने का बीमारी है, करने से थोड़ी होगा। देखिए अरे कल भी उसने चुनौती दी है, यही बात, उसने कल भी चुनौती दी है, गिरफ्तार करो उसको। आप सुनिए, हम कौन जानते हैं कि करप्ट है या नहीं है? आप सुनिए, गिरफ्तार है, मैं बोलता हूँ, मैं हम कौन जानते हैं। देख रहे हो राहुल गांधी की बात आई तो हमें मोदी करप्ट है भाई। एक सेकंड, आपको समझ में नहीं आता? मैंने क्यों नहीं कह रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों कहेंगे? क्योंकि पता नहीं करप्शन क्या होता है। पत्रकार हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। पत्रकार को पता नहीं होता करप्शन क्या है। कैसे कैसे पत्रकार बन गए भाई? लालू जी भी, अरे सतीश जी, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हाँ बोलिए। देखिए लालू, एक सेकंड, लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? नहीं, ये कन्विक्टेड करप्ट है। डरने वाले में नहीं, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हम डरने वाले नहीं हैं, सुन लीजिए। लालू जी करप्ट है कि नहीं है? लालू ही करप्ट नहीं है, लालू करप्ट है, सजा याफ्ता है। वो कोर्ट ने उनको सजा दी है, लेकिन अगर सेलेक्टिव टारगेटिंग होगी तो बहुत सारे ईमानदार, सुनिए, हो सकता है छूट जाए, करप्ट बहुत ज्यादा छूट। सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी बेल पे बाहर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये कौन सा ये साइंस बता रहे हैं? अजय भाई, आपने बोला, हाँ बोले, बहुत गलत। हाँ गलत नहीं आपकी दादा, अब नहीं आप बोल सकते गलत हो रहा आपके साथ, आपको भरपूर मौका मिला है। विक्टिम कार्ड खेल लूं? हाँ, विक्टिम कार्ड तो सब खेलते हैं आजकल भाई, तो एक ही कार्ड तो चल रहा है, विक्टिम कार्ड। नहीं, आपके पास 5-6 क्रेडिट कार्ड है। ओके, हाँ देखिए, डेबिट कार्ड होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? इसीलिए कह रहा हूं, बात सुनिए ध्यान से। जो जनता है ना, वो रियल ऑपोजिशन है, क्योंकि जनता में ये दम है कि कह दे कि मोदी में भी कमियां हैं। आंसर करो हमें। जनता में ये दम है कि कह दे राहुल में भी कमियां हैं। जो एजेंडा लेके चलते हैं वो कभी नहीं कह सकते जो मैं कहने जा रहा हूं कि मोदी भी करप्ट है और राहुल भी करप्ट है। एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल, देखिए 20 मिनट मिले थे, मतलब सुधांशु जी कह रहे कैसे बोला आपने मोदी जी को? वही तो, एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो कहेंगे गलत बोला, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट किया कि आपने एफसीआरए वायलेशन को, रूल्स को वायलेट करते हुए माइनिंग कंपनी से पैसा लिया। कन्विक्शन। रातों रात बीजेपी ने पार्लियामेंट में जाके एफसीआरए अमेंडमेंट कर दिया 1976 तक, ताकि हाई कोर्ट की जजमेंट का कोई फायदा ना हो। और सपोर्ट किसने किया? राहुल गांधी ने। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को भी कन्विक्ट किया था। तो ये दो चोर मिल जाते हैं तो काम हमारा है। ओके, अब देखिए, अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपने मेरी मुश्किल बढ़ा दी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वीक आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा धन्यवाद। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।